हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस्ड क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त 2023 को सी टेट का एग्ज़ाम होना है, जिसमें हमारे पास मात्र 20 से 25 दिन का समय रह गया है, जिसमें मैं आप सभी को अच्छे से अच्छे ढंग से तैयारी कराना चाहता हूं। इसलिए मैं लेकर आ गया हूं सी टेट का एक विषय मैथ, जिसका मैराथन चलेगा और 5 से 6 वीडियो होगी, जिसको आप देख लेते हैं तो मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। एक एक प्रश्न जो विशेषतः 20 अगस्त 2023 की परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का संग्रह रहेगा इस मैराथन में। और यह मैराथन ऑफलाइन और ऑनलाइन के मिक्सचर प्रश्न रहेंगे, लगभग बराबर बराबर। हमारे हिसाब से 15-15 प्रश्न हैं, 15 ऑफलाइन के हैं, 15 ऑनलाइन के, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों का रिवीजन होता चले। वैसे तो ऑफलाइन पेपर हो गया है, तो ज़्यादातर प्रश्न जो होंगे वो ऑफलाइन के पेपर के अनुसार आएंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो पिछले पेपर हो चुके हैं सी टेट के, जो ऑफलाइन हुए हैं, उनके प्रश्नों को ज़रूर हल करके जाएं। ठीक उसी प्रकार के प्रश्न 20 अगस्त 2023 को सी टेट में आने वाले हैं। और मैं आप सभी को बता दूं कि मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूं, जिसे आप थंबनेल के फ़ोटो में देख सकते हैं। इसलिए आप इस मैराथन को ज़रूर देखिए। जितना मैराथन और जितना अभ्यास, जितना प्रैक्टिस करके जाएंगे, उतना आपके लिए लाभदायक और आप सफल होकर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा लिखा है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। तो 8664 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं कि किसी आयताकार बक्से की बात कर रहा है, तो एक आयताकार बक्से ले लेते हैं दोस्तों। ये रहा आयताकार बक्सा दोस्तों। अब इसमें कह रहा है कि ये जो लंबाई है दोस्तों आपके सामने दिख रही है 4 सेंटीमीटर है। ये होती है चौड़ाई दोस्तों, ये है 3 सेंटीमीटर। और ये है ऊंचाई दोस्तों, ये है 2 सेंटीमीटर। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इस बक्से में जो कुछ भी सामान रखा जाता है, इस बक्से में जो कुछ भी सामान रखा जाए, मान लीजिए चावल, गेहूं, आटा, पानी, या यहाँ लिखा है घन, यहाँ घन की बात कर रहा है तो घन समझ सकते हैं। तो इसको पता करने के लिए कि कितना आता है इस बक्से में, उसको पता करने के लिए दोस्तों हमें इस बक्से का आयतन निकालना पड़ता है। तो आयतन बराबर आपका होता है, ये आकृति जो है घनाभ की आकृति है दोस्तों, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों हमारी लंबाई हो गई 4, ऊंचाई हो गई चौड़ाई हो गई 3 और ऊंचाई हो गई 2। तो हमारा आया दोस्तों 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, ये 24 है दोस्तों। इस जो कुछ भी इसमें सामान आएगा वह 24 आएगा। अगर आपका किलो में पूछ रहा है तो 24 किलो हो जाएगा, लीटर में पूछ रहा है तो 24 लीटर हो जाएगा। तो यहाँ घन पूछ रहा है दोस्तों, तो 24 घन। इस बक्से में कितना आएगा दोस्तों, 24 घन आएगा। तो एक बक्से में 24 घन आएगा और हमारा टोटल घनों की संख्या दे रखा है दोस्तों कि 8664 को रखने में कितने घनों की आवश्यकता होगी। तो अब हम 24 का इस 8664 में भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमें उस बक्सों की जानकारी हो जाएगी जितने बक्सों में यह घन आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम भाग दे के देखते हैं। ये रहा दोस्तों 8664
भागे 24। अब देखिए दोस्तों, अब 24 तिया होता है 72 दोस्तों। हमारा आ जाएगा 6 में से 2 गया 4 दोस्तों, 7 में से 1 गया 8 और ऊपर से आया 24 छक्का दोस्तों होता है 144। अब 144 में से 6 में से 4 गया 2, ये 4 4 खत्म, 1 1 खत्म दोस्तों। अब ऊपर से आएगा हमारा 4। अब हम देख सकते हैं कि 24 से कम 24, 24 से कम 24 हो गया दोस्तों। अब देखिए ये हमारा भागफल आ गया 361 और हमारा उत्तर रहा 361। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। दोस्तों ऐसा प्रश्न पिछली वीडियो में भी आ चुका है, जिसमें संख्या 105 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा था दोस्तों। और यहाँ पूछ रहा है सभी गुणनखंडों की बस संख्या के बारे में पूछ रहा है कि टोटल संख्या क्या होगी गुणनखंडों की। तो हम बता दें दोस्तों कि संख्या 105 के गुणनखंड वे सभी संख्याएं होंगी जिससे 105 में भाग चली जाए। तो दोस्तों आइए देखते हैं किस किस संख्या से 105 में भाग जाता है, उसको हल करके देखते हैं दोस्तों। हमारी पहली संख्या हो गई दोस्तों 1 गुणे 105 बराबर होता है 105। दूसरी संख्या है दोस्तों 3 गुणे 35 बराबर 105। चौथी संख्या है दोस्तों 5 गुणे 21 बराबर हो जाएगा 105। आगे की संख्या है दोस्तों 7 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 105। अगली संख्या 15 गुणे 7 बराबर आपका होता है 105 दोस्तों। फिर आएगा दोस्तों 21 गुणे 5 बराबर होता है 105। फिर आएगा दोस्तों 35 गुणे 3 बराबर 105। फिर आपका दोस्तों हो जाएगा 105 गुणे 1 और यही हमारी संख्या है दोस्तों। अभी संख्याओं को हम गिन लेंगे। हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो हमारा आ गया दोस्तों 8 और हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज सबसे छोटे और सबसे बड़े का गुणनखंड का अंतर है दोस्तों। कह रहा है कि 5 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणज खंड का अंतर है दोस्तों। तो पिछली वीडियो में पूछा था दोस्तों कि न्यूनतम सार्वगुणज और यहाँ पूछा है दोस्तों कि छोटे सार्वगुणज छोटे सार्वगुणज। छोटे सार्वगुणज इसका मतलब दोनों का एक ही होता है दोस्तों। न्यूनतम माने छोटा होता है, न्यून माने छोटा होता है और यहाँ भी छोटा लिखा है दोस्तों। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ठीक है दोस्तों, इसको आप जान गए। इस शब्द का मतलब कि छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, या न्यूनतम सार्वगुणज पूछे तब भी लघुत्तम समापवर्तक, या छोटे से छोटे सार्वगुणज पूछे तब भी समापवर्तक दोस्तों। अब आइए हम देखते हैं सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब क्या होता है। सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब होता है दोस्तों सबसे बड़े सार्वगुणज का मतलब होता है दोस्तों महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ये होता है दोस्तों,
या बड़े से बड़े पूछ दे तब भी महत्तम समापवर्तक होता है दोस्तों, या बड़े सार्वगुणनखंड कह रहा है तब भी समापवर्तक होगा दोस्तों। तो सवाल कह रहा है कि सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर दोस्तों। तो अंतर करने के लिए हम सबसे पहले लघुत्तम निकालेंगे, फिर उसी संख्या का महत्तम निकालेंगे दोस्तों और उनको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर दोस्तों। तो चलिए हम निकालते हैं पहले लघुत्तम दोस्तों। हमारी संख्याएं हैं 5, 10, 35 और लघुत्तम होगा दोस्तों। सबसे पहले 2 से भाग जाता है, ये 5 नहीं कटेगा, ये 2 5 10 हो जाएगा दोस्तों, ये 35 हो गया दोस्तों। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 3 से देखेंगे, 3 से भी कोई नहीं कटेगी दोस्तों, तो हम 5 लेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 7 35। अब डायरेक्ट 7 आ गया दोस्तों, तो 7 7 से ही कटेगा और ये हो गया हमारा 1 1 1 दोस्तों। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर लेंगे, हमारा लघुत्तम पता चल जाएगा दोस्तों। तो हमारा गुणा हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 2 5 10, 10 7 70 दोस्तों। हमारा एलसीएम आ गया 70, लघुत्तम समापवर्तक आ गया हमारा 70 दोस्तों। अब हम निकालते हैं महत्तम समापवर्तक, फिर देखते हैं उसका क्या आता है, फिर दोनों को घटा देंगे दोस्तों और हमारा आ जाएगा उत्तर। चलिए दोस्तों महत्तम निकालते हैं। महत्तम कैसे निकलता है दोस्तों, उसको देखिए। सबसे पहले 5 और इसमें जाने वाले गुणनखंड का मतलब आपको अभी बताया दोस्तों कि किन किन संख्याओं से भाग चली जाएगी उसी को गुणनखंड कहते हैं। तो 5 में बस 1 से और 5 से ही भाग जाएगी, तो 5 हो जाएगा दोस्तों, 5 गुणे 1। और 10 का गुणनखंड हो जाएगा आपका दोस्तों 2 गुणे 5, इसके सिवा कोई इसी संख्या से भाग नहीं जाएगी इसमें। अब 35 का गुणनखंड हो जाएगा दोस्तों 7 गुणे 5। इन दोनों संख्याओं के अलावा इसमें और किसी संख्या से भाग नहीं जाएगी दोस्तों। अब महत्तम का मतलब होता है दोस्तों कि 5 के गुणनखंड में और 10 के गुणनखंड और 35 इस तीनों के गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है वही महत्तम होता है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप एक ही संख्या कॉमन है दोस्तों, वो है 5, तो 5 इसका हो जाएगा महत्तम दोस्तों, महत्तम। ठीक दोस्तों, अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर दोस्तों, तो हमारा लघुत्तम आया है 70 और महत्तम आ गया 5 दोस्तों। और इसको जब घटाएंगे तो हमारा आएगा 65 दोस्तों और यही होगा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और ये थर्ड सीरीज में भी आ गया दोस्तों। इसको देखिए, ये जैसे बोल रहा है वैसे आपको लिखते जाना है, उसको जोड़ देना है दोस्तों। बीच में प्लस दिया है, इसका मतलब जोड़ना है, बस जोड़ देंगे हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले लिखा है 11 इकाइयाँ, 11 दहियाँ, 11 सैकड़े। तो आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले होता है इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा दोस्तों। तो हम यहाँ सबसे पहले सैकड़ा लिखेंगे दोस्तों, या इकाई से भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा दोस्तों, लेकिन हम सैकड़ा से स्टार्ट करेंगे तो हमारा गलत होने का कम चांस रहेगा दोस्तों। सबसे पहले सैकड़े को लिखते हैं, सैकड़े पे 2 शून्य होता है, तो 11 सैकड़े का मतलब हो गया 1100 दोस्तों, 2 शून्य। इसके बाद लिखा है दोस्तों, इसके बाद दाएं का नंबर आता है, तो 11 दाइयाँ दोस्तों। 11 दाइयाँ का मतलब दाएं पे 1 शून्य होता है दोस्तों, तो ये 1 शून्य हो गया दोस्तों। इसके बाद लिखा है 11 इकाइयाँ दोस्तों, तो इकाई के पे कोई शून्य नहीं होता है, तो 11 इकाइयाँ हो गया दोस्तों। इसी को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर दोस्तों। ये लिखा है 1, ये 1 1 हो जाएगा 2 और 1 1 2 और ये 1, हमारा आ गया 12 21 दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, यही सही होगा दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं आगे दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 509 और 3028 का योग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपको बस संख्याएं लिखनी है और उसका योग कर देना है। जो लिखा है आप प्राइमरी में ही पढ़ चुके हैं दोस्तों कि अंकों को शब्दों में लिखा कैसे जाता है। आइए दोस्तों, ये गलत नहीं होना चाहिए, परीक्षा में आ जाए दोस्तों। तो
अगर आपको संख्याएं लिखने में दिक्कत होती है दोस्तों, जो संख्याएं को कम समझ पाता है, उसके लिए मैं बता दूं कि सबसे पहले आप देखिए कि कहाँ तक संख्याएं दी हुई है। सबसे ज़्यादा इसमें 1000 ही दिया हुआ है दोस्तों, उसके बाद 100 है, मतलब 500 है, तो वो नीचे है दोस्तों। इसका मतलब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार लिख लेंगे दोस्तों। और कह रहा है 3000, तो 3000 से स्टार्ट करेंगे। फिर कह रहा है 28, तो 28 लास्ट में ही आता है दोस्तों, हम ये 28 लिख लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 0। इस तरह से संख्याएं गलत नहीं होगी। अगर आप लिख देते हैं इस तरह से दोस्तों 328 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। इसलिए उसको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, लाख तक दिया है तो लाख तक लिख लेंगे और उस संख्या को उसके अनुसार लिखते जाएंगे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। अब लिखा है 509, तो हम लिखेंगे यहाँ 509, और इसी को जोड़ने की बात कर रहा है दोस्तों, तो हम इसको जोड़ देंगे। ये 9 8 17 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 1 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका 3, 35 37 आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं इसमें 35 37 ऑप्शन नंबर पहला है दोस्तों, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। लिखा है यदि समय अब 2:17 PM है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट पश्चात क्या होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पश्चात का मतलब होता है बाद में। बाद में इसको हम जानेंगे दोस्तों। तो लिख रहा है दोस्तों कि यदि समय अब 2:17 PM 2:17 PM दोस्तों है, तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात समय क्या होगा। तो पश्चात हम बता दिए दोस्तों बाद में, तो अब इसके बाद अगर इतना घंटा हम जोड़ते हैं तो कितना समय होगा दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो हमें इसको देखिए दोस्तों, आप 11 घंटे 59 मिनट की बात कर रहा है दोस्तों, तो इस 59 को हम अभी छोड़ देंगे ताकि हमें आसानी हो। बस 11 को हम इसमें जोड़ देंगे दोस्तों, तो हमारा 11 घंटा और जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है 11 2 13, 13 घंटा 17 मिनट हो जाता है दोस्तों। और कह रहा है कि 59 मिनट और इसको हम जोड़ देंगे बाद में। अगर उसी समय जोड़ते जाते हैं तो हमें परेशानी होगी। 59 मिनट हमारा अभी बचा हुआ है, तो 59 मिनट यहाँ जोड़ेंगे दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा 9 7 16 हासिल 1 5 1 6 1 7, और 13 घंटा 76 मिनट हो जाएगा दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि 76 मिनट नहीं होता है, 60 मिनट का 1 घंटा हो जाता है दोस्तों। तो 76 में से जब 60 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 16 दोस्तों, और 1 घंटा जुड़ जाएगा 13 में दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा तो 14 घंटा 16 मिनट, 14 घंटा 16 मिनट दोस्तों। इसका मतलब 14 का मतलब 2 होता है दोस्तों, तो 2:16 AM। ठीक है दोस्तों, और ये रहा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरे नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं, तो 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी क्या होगी। दोस्तों कह रहा है एक नाव है ए, एक नाव है बी दोस्तों। अब कह रहा है दोस्तों कि ए जो है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और जो बी है वह 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो दोस्तों कह रहा है कि प्रति किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है दोस्तों कि 1 घंटे में जितनी दूरी तय करती है उसी को हम लिखते हैं प्रति किलोमीटर घंटा। तो दोस्तों यहाँ लिखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब कि ए जो है 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। यहाँ बी का लिखा है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब कि बी जो है वह 23 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो 3.5 घंटे बाद
दोनों के बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों? तो आइए देखते हैं। ये यहाँ से चलता है, दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों चले 1-1 घंटा दोस्तों, 3.5 घंटे की बात कर रहा है। तो 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, तो 23 किलोमीटर ये चलेगा दोस्तों और 20 किलोमीटर यह चलेगा। इसके बाद फिर यहाँ से 1 घंटा और चलते हैं, 1 घंटा 1 घंटा, तो 23 किलोमीटर ये चलेगा दोस्तों और 20 किलोमीटर ये चलेगा दोस्तों। फिर 1 घंटा चलते हैं, 1 घंटा 1 घंटा, तो 23 किलोमीटर ये चला दोस्तों और 20 किलोमीटर ये चला। अब दोनों 3.5 घंटा की बात कर रहा है दोस्तों, तो अब दोनों आधा आधा चलेंगे दोस्तों, तब जाके 3.5 घंटा होगा। तो जब आधा घंटा चलेंगे, 1/2 घंटा, तो 23 का आधा होता है 11.5 किलोमीटर चला दोस्तों और 20 का आधा होता है 10 किलोमीटर चला दोस्तों। अब ये दोनों कितने 3.5 घंटा में दूरी तय किए वो हम निकाल लेंगे, फिर दोनों का अंतर जितना आएगा वही उत्तर होगा दोस्तों। तो हम देख लेते हैं कि 20, 20 40, 20 60, 10 70 होता है दोस्तों। और ये आपका हो जाएगा दोस्तों 23, 23 46, 23 69 और 11.5 जोड़ेंगे तो 80.5 होगा दोस्तों। जोड़ के देख लीजिएगा। अब इन्हीं दोनों का अंतर चाहिए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ये 70 से कितना आगे है, 10.5 आगे है दोस्तों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यहाँ घटा के भी देख लेते हैं अगर उस तरह से नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों। 70 घटाएंगे तो 0.0, ये 5 हो जाएगा, 80 में से 70 गया 10 हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा 10.5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संख्या 90,707 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? दोस्तों बस शेषफल पूछा है, भाग देना आप सिंपली हम दोनों सीरीज में बता चुके हैं दोस्तों, ये तीसरी सीरीज है, फिर देख लीजिए एक बार। भाग देना बहुत आसान है, बार बार सीटेट यही पैटर्न जो आता है दोस्तों वो हर बार रिपीट करता है और आपको क्वेश्चनों में कुछ मॉडिफाई करके अलग प्रकार का बनाता है, लेकिन जो बेस रहता है वही रहता है दोस्तों। और यहाँ तो बेस एकदम सिंपल है, आपको बस शेषफल बताना है दोस्तों। तो चलिए हम भाग करके देख लेते हैं कि शेषफल क्या बचेगा दोस्तों। लिखा है 90,707 और भाग देना है 9 से दोस्तों। एकदम सिंपली सा 9 का पहाड़ा सभी को आता है दोस्तों। तो 9 एक कम हो जाएगा 9, एक कट जाएगा दोस्तों, ऊपर से आएगा 0। अब हम बताए थे दोस्तों कि जब भी ऊपर से कोई संख्या नीचे उतारी जाती है तो अगर भाग नहीं जाता है तो भागफल में एक 0 बढ़ा के हम दूसरी संख्या को उतारते हैं, वो है 7। अब फिर भी हमारा भाग नहीं जाएगा दोस्तों, तो फिर भागफल में एक संख्या हम उतारेंगे और ऊपर से उतारेंगे 0। अब हो गया 70, आपका हो जाता है दोस्तों 9 7 63 और ये बचा 7 दोस्तों, ऊपर से आया 7, 9 8 72 दोस्तों। तो हम देख सकते हैं कि 77 में से 72 को घटाया जाता है दोस्तों, तो 7 में से 2 गया 5 और ये 7 7 कट गया दोस्तों। तो हमारा शेषफल कितना बचा? 5 और हमारा उत्तर हो जाएगा 2 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा है एक शब्द अंकित। अब इस अंकित के साथ साथ कुछ शब्दों को और हम जानेंगे दोस्तों, जैसे अंकित के साथ साथ आता है जातीय, मूल। ठीक है दोस्तों, तो अंकित, जातीय, मूल सभी एक ही शब्द होते हैं दोस्तों। कभी क्वेश्चन में आपके दे सकता है कि तथा, जैसे लिखा है क्वेश्चन कि एक संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित की जगह लिख सकता है कि जातीय मान या मूल मान का अंतर है दोस्तों। तो इसको आप समझ लेंगे कि ये तीनों शब्द एक ही होता है दोस्तों। जातीय मान का मतलब होता है मूल मान, जैसे 6 है तो 6 का मूल मान 6 ही होगा दोस्तों। 7 है, 7 का मूल मान 7 होगा। 8 है तो 8 का मूल मान 8 होगा। अगर यह 80 हो जाता है दोस्तों तो 8 का स्थानीय मान बदल जाता है, ये 80वें स्थान पे आ जाता है। अगर यह 700 हो जाता है दोस्तों तो 7 का स्थानीय मान बदल के 700वें स्थान पे हो जाता है। और यह
अगर 1000 हो जाए दोस्तों तो 6 का 1000वां स्थान हो जाता है कि वो 1000वें स्थान पे स्थित है दोस्तों। और जाति और अंकित मान और मूल मान का मतलब होता है मूल वही दोस्तों जो वो बना है। जो 8 है तो 8 ही हो, कहीं भी रहे 8 रहेगा दोस्तों, उसको मूल मान कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम लगाते हैं। आपको संख्या दी हुई है दोस्तों कि 1 2 3 4 5 में 3 का स्थानीय मान दोस्तों आपको हम बता चुके हैं कि 3 के बाद जितनी अंक होगा उतना 0 लगाएंगे, उसका स्थानीय मान निकल जाएगा दोस्तों। तो 3 है। सौवें स्थान पे आप देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। सौवें स्थान पे सौवें में 2 शून्य होता है दोस्तों, तो 2 शून्य लग गया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद कर रहा है अंकित मान। इसका अंकित मान 3 ही होता है दोस्तों, आपको बता चुके हैं। दोनों का अंतर पूछ रहा है दोस्तों, तो 300 में से 3 घट जाएगा तो 297 हो जाएगा दोस्तों। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है कि निम्न प्रतिरूप को देखिए। निम्न प्रतिरूप को देखिए। प्रतिरूप देखना है दोस्तों। कुछ संख्याएं दी हुई है, सभी में 8 से भाग देने पर आपका 1 आ रहा है, फिर 1 2 आ रहा है, फिर 1 2 3 आ रहा है, फिर 1 2 3 4 आ रहा है। तो संख्याओं का क्रम बढ़ता जा रहा है दोस्तों। पहले 1 आया, फिर 1 2 आया, फिर 1 2 3 आया, फिर 1 2 3 4 आया। तो हम देखेंगे दोस्तों कि आने वाली संख्या में क्या आएगा। इस प्रतिरूप को ध्यान से देखना है। इसको देख के आपको प्रतिरूप देखना है दोस्तों, न कि इसको लगाने के चक्कर में पड़ना है। लगाएंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा और घबरा भी जाएंगे। प्रतिरूप को देखना, एक पैटर्न दिया गया है कि इस क्रम में ये आ रहा है, इस क्रम में ये आ रहा है, तो आगे आने वाले क्रम में क्या आएगा दोस्तों। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए जो -1 लिखा है दोस्तों, -1 लिखा है मतलब 1 आ रहा है। ये 2 लिखा है माइनस, इसका मतलब है दोस्तों कि 1 2 तक जा रहा है। ये 3 लिखा है तो 1 2 3 तक जा रहा है। और यह 4 लिखा है तो 1 2 3 4 तक जा रहा है दोस्तों। और इधर क्रम देखते हैं दोस्तों, यहाँ 9 है तो 9 के बाद एक घटा के 8 है, 9 8। अब 9 8 7 एक घटते हुए क्रम में जा रहा है दोस्तों, 9 8 7, फिर 9 8 7 6, और यहाँ 4 है दोस्तों, तो 1 2 3 4 तक गया है। इसी तरह इस पैटर्न में को हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ लिखा है 9 8 7 6 5 4 तक गया है घटते हुए, लेकिन यहाँ लिखा है 6 दोस्तों। तो हमारा इसका मतलब होगा कि 1 2 3 4 5 6 तक हम भी जाएंगे दोस्तों। ये नहीं कि यहाँ 4 तक दिया है तो अगला 5 तक होगा, वो गलत हो जाएगा दोस्तों। हमको इसको देखना है कि इसके अंदर क्या है। ये 6 है तो हम 6 तक जाएंगे दोस्तों, और हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली 25 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख रहे हैं कि एक मछली जो है वह सुखा देने पर उसका 1/3 रह जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर 12 किलो मछली हम खरीदते हैं और उसको सुखा देते हैं तो उसका 1/3 भाग रह जाएगा। मतलब कि 12 का 1/3 भाग हो जाएगा, 3 चौके 12 बराबर 4 दोस्तों, वह 4 किलो की रह जाती है। ठीक इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, उसका 1/3 भाग कितना होगा। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली खरीदती है दोस्तों, तो यहाँ हम लिखते हैं ताज़ा, ताज़ा, और यहाँ लिखते हैं सूखा। सुखाने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको निकालेंगे। सुनीता 1500 ताज़ा मछली खरीदती है दोस्तों, अगर इसको सुखा देगी तो उसका हो जाएगा 1/3, मतलब कि 3 5 15, आइए 00 500 बराबर आ जाएगा 500। सुखाने के बाद जो 1500 मछली खरीदती है 1500 केजी, वह सुखाने के बाद 500 केजी हो जाता है दोस्तों। अब कह रहा है कि 25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर जो 1500 मछली खरीदती है दोस्तों, उसको 25 रुपये प्रति किलो भाव से खरीदती है। तो हम देख लेते हैं कि 15 का 25 रुपये प्रति किलो भाव से कितना रुपए हो जाता है दोस्तों। तो 1500 में हम 25 का गुणा करेंगे
500 नाम 0 हो जाएगा, 500 नाम 0 हो जाएगा, 25 आपका हासिल 2 हो जाएगा, 5 1 5 2 7 हो जाएगा दोस्तों। फिर 200 नाम 0, 2 0 0 और 2 5 10 हासिल 1 और 2 1 2 1 3 दोस्तों। इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 0 0 5 7 3, 37,500 आ रहा है दोस्तों। फिर कह रहा है कि उनको सुखाकर, तो सुखा दी है दोस्तों। देखिए यहाँ 500 सुखाकर 80 रुपये किलो प्रति के भाव से बेचती है दोस्तों। तो ये 80 रुपये किलो के भाव से बेचती है। तो हम 500 में जब 80 का गुणा करेंगे दोस्तों, तो इसका हमें पता चल जाएगा कि कितना रुपया कमाई। तो ये 0 हो गया दोस्तों, 0 हो गया, 0 0 0 5 8 40 होता है दोस्तों। इसका मतलब हो गया 40,000 रुपये में उसको बेचती है दोस्तों। और ख़रीदी थी तो कितना लगा था 37,500। तो इसका मतलब उसको लाभ होगा। वही पूछ रहा है कि वह इस प्रकार कितना कमाती है दोस्तों। तो अब इसको हम घटा के देख लेते हैं कि वह कितना कमा ली है दोस्तों। अब इसको घटाना पड़ेगा, आपका आ जाएगा उत्तर। तो सुखा के बेची थी तो पाई थी 40,000 दोस्तों, 40,000। और उसको खरीदी थी तो 37,500 में खरीदी थी दोस्तों। और इसी को घटा देगी तो वह कितना कमाई है इसका पता चल जाएगा दोस्तों। 0 0 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ 3 3 कट जाएगा दोस्तों। 2500 रुपये वह कमाती है दोस्तों उस मछली से। और ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि 56.7 किलोग्राम बराबर 5,670 ग्राम। अब देखते हैं दोस्तों ये सही है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए दोस्तों कि 1 केजी बराबर होता है 1,000 ग्राम। ठीक है दोस्तों, 1 केजी बराबर 1,000 ग्राम। तो 56.7 किलोग्राम बराबर हो जाएगा दोस्तों 56.7 गुणे 1,000। तो ये ग्राम में बदल जाएगा दोस्तों। तो जब गुणा करते हैं दोस्तों, तो जब इस तरह से संख्याएं आती हैं तो गुणा करना आसान होता है दोस्तों। अभी दशमलव को छोड़ के हम बस 567 पढ़ते हैं और यहाँ 1 है, इस 0 को छोड़ के 1 लिखा है दोस्तों। तो 567 में 1 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 567 होगा हमारा। और 3 0 है तो 3 0 उतार देंगे दोस्तों। इस तरह से गुणा करते हैं। और 1 अंक पे यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ पे 56.7, तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा टोटल आ गया दोस्तों 56,700 ग्राम। टोटल आ गया हमारा 56,700 ग्राम दोस्तों। और लेकिन लिखा कितना है, यहाँ दिया है कि 5,670 ग्राम। इसका मतलब कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और यही पूछा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे 3 ऑप्शनों को भी हम समझा देते हैं दोस्तों, देख लेते हैं वो किस प्रकार सही है। आगे लिखा है दोस्तों कि एक घन के 6 फलक होते हैं। तो ये बात सही है दोस्तों कि एक घन के 6 फलक होते हैं। हम आपको घन के आकृति दिखा देते हैं, आप समझ जाएंगे दोस्तों। ये रहा हमारा घन दोस्तों, ये रहा हमारा घन दोस्तों। अब आइए इसको देखते हैं कि इसमें 6 फलक होते हैं कि नहीं। आपको हम गिनाते हैं दोस्तों, आप बस देखते रहिए और समझते रहिए। देखिए दोस्तों, एक लिखा है ये सामने, ये जो सामने दिया है 1 फलक हो गया दोस्तों। एक इसके ठीक अपोजिट पीछे दिया रहेगा दोस्तों, ये देखिए हम लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये हो गया 2 दोस्तों। ये देखिए साइड में देखिए दोस्तों, एक साइड में दिया है, ये 3 हो गया। इसके अपोजिट साइड में जो दिया है वो 4 हो गया दोस्तों। और एक दिया है ऊपर, वो 5 हो गया दोस्तों। एक ठीक उसी प्रकार अपोजिट नीचे दिया है दोस्तों, ये हो गया 6 दोस्तों। तो एक घन के 6 फलक होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन को भी हम समझ लेते हैं। अब देखते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको उस दिन हम पैमाना बताए थे पिछली वीडियो में कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर।
10 मिलीमीटर, मिमी को मिलीमीटर कहते हैं दोस्तों। तो पहले मिलीमीटर दिया है तो पहले मिलीमीटर को लिख के आपको पैमाना समझा देते हैं दोस्तों। 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर को एमएम भी कहते हैं दोस्तों, तो हम 60 में एमएम लिखते हैं, बराबर 1 सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर हो गया दोस्तों। तो जब 10 एमएम बराबर 1 सेंटीमीटर होगा दोस्तों, तो 1 एमएम बराबर हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। और 1/10 का मतलब होता है दोस्तों, जब भाग देंगे तो 0.1 आएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सही हो गया दोस्तों कि 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, मतलब कि ये भी ऑप्शन हमारा सही है। अब देखते हैं दोस्तों चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है। लिखा है दोस्तों कि 0.10 और 0.1 दोनों बराबर हैं, मतलब समान है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 0.1 के बाद आप चाहें जितना हो जीरो लगा लें, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, वही रहता है। तो 0.1 लिखें या खूब जीरो लिख दें, ये दोनों स्थिति में समान होते हैं दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर चौथा भी सही है। आप पूछा था गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही गलत था दोस्तों। दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। 0.54 गुणे 0.1 गुणे 0.4, कुछ इस प्रकार की संख्याएं दी हुई है दोस्तों, इनको आपको गुणा करना है। तो आप दशमलव को देख के बिल्कुल मत घबराइए दोस्तों, बहुत ही सिंपल यह सवाल है। आपको बस गुणा कर देना है दोस्तों और आपका उत्तर आ जाएगा। और गुणा करते वक्त आप इस दशमलव को बिल्कुल ध्यान मत दीजिए दोस्तों, जो लिखा है बस उसी को गुणा करिए। आप देख सकते हैं लिखा है 54 गुणे 1 गुणे 4। तो आपको पता है दोस्तों कि 54 का 1 में गुणा करेंगे तो 54 ही आएगा। फिर 54 का अगर हम 4 में गुणा करते हैं दोस्तों तो हमारा आता है 216। अब आती है दशमलव की बारी। तो आप देख सकते हैं कि लिखा है 0.54। यह कितने अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों? 2 अंक पे। फिर लिखा है 0.01, यह कितने अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों? 2 अंक। 0.4, यहाँ कितने अंक पे दशमलव लगा है? 1 अंक। अब इन सभी को जोड़ देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं 2, 2 4 और 1 5, 5 अंक पे दशमलव लगा है दोस्तों। तो आपको भी यहाँ 5 अंक पे दशमलव लगाना होगा, जो आंसर आपका आया 216। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें अंक बस 3 ही दिया है, तो आपको घबराना नहीं है। 3 दिया है तो इसके आगे 2 जीरो और लगा के हम दशमलव लगा देंगे दोस्तों, तो हमारा 5 अंक पे हो जाएगा। और देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ गया 0.00216, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2/3/4 किलोग्राम और 3/1/4 किलोग्राम चीनी के पैकेटों से 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यह लिख रहा है दोस्तों कि 2/3/4 और 3/1/4 दोनों को मिलाने पर 1/8 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनेंगे दोस्तों। तो दोनों को मिला के 1/8 का भाग दे देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोनों को मिला लेते हैं। कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं दोस्तों। आगे लिखा है 2, तो 2 और दूसरी संख्या में भी आगे 3 लिखा है तो 3 कर देंगे दोस्तों, इनको जोड़ लेंगे। फिर प्लस 3/4 पहली संख्या का जो बच रहा है, फिर दूसरी संख्या का 1/4, इन दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, हमारा आ जाएगा आंसर। आप देख सकते हैं 3 2 5 प्लस 3 1 4/4 होता है दोस्तों, इसका मतलब हुआ 1। तो हमारा आ जाएगा 5 + 1 = 6। अब दोनों चीनी के पैकेटों को मिलाने पर दोस्तों हमारा आया 6, और इन 6 में हम 1/8 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो आपको पता है
कि 6/1/8 करने पर दोस्तों अगला स्टेप होता है 6 जो भाग का निशान है वह चेंज हो जाता है दोस्तों, गुणा हो जाता है और जो हर है वह अंश के स्थान पे चला जाता है और जो अंश है वह हर के स्थान पे चला आता है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 8/1 और आप देख सकते हैं कि 6×8 = 48 होता है दोस्तों और यही आपका आंसर है। 48 पैकेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर 2। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत सिंपल है, आपको घबराना नहीं है। कुछ हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक को आप फॉलो करिएगा। ट्रिक है दोस्तों कि किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 2, 3, 7 और 8 आता है दोस्तों तो यह संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, ये पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं दोस्तों। बाकी जो संख्याएं बचती है इसके बीच 1 से 9 तक 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर यह अंक संख्या के लास्ट में आता है दोस्तों तो यह पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अनुसार भी हम देख सकते हैं यहाँ ये 5 है और इस संख्या में भी 5 दिया है, इस संख्या में भी 5 दिया है, तो ये दोनों पूर्ण वर्ग हो गई। और यहाँ देख सकते हैं कि 9 है, इस संख्या में भी 9 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग हो गई दोस्तों। और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी वह 2 होगी। इस देख सकते हैं कि इस वर्ग में है जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी 2, तो यहाँ भी 2 है दोस्तों, तो ये हमारी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी और ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं दोस्तों, तो संख्या है। दोस्तों ऐसा सवाल बहुत ही सिंपल होता है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप करते जाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए करके दिखाते हैं। कह रहा है दोस्तों 2 अंक की संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है, तो ये हो गया 12। और कह रहा है यदि इस संख्या में से जोड़ का 3 गुना, तो जो जोड़ आया दोस्तों 12 इसका 3 गुना 36 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं, पहले ऑप्शन में से 36 को घटाते हैं, लिखा है 57 में से 36 घटाएंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 7 में से 6 गया 1, 5 में से 3 गया 2। आप देख सकते हैं 21 आया दोस्तों। 21 से संख्या के अंक नहीं पलट रहे हैं, यहाँ 5 7 लिखा है तो 7 5 हो जाना चाहिए दोस्तों। अब दूसरे ऑप्शन को लेते हैं 75, इसमें से 36 को घटाते हैं दोस्तों तो 15 में से 6 गया 9, 6 में से 3 गया 3, यहाँ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। अब इसी तरह ऑप्शन तीसरा ले लेते हैं 84, इसमें से 36 को घटाते हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 14 में से 6 गया 8, 7 में से 3 गया 4, यही हमारी संख्या सही होगी दोस्तों। आप देख सकते हैं कि 8 4 है तो यहाँ अंक पलट के 4 8 हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या 24,879 को 27 और 3,67,842 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है, तो 4 से विभाजित करने पर शेषफल होगा दोस्तों। लिखा है 24,879 भागे 27। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 27 का अगर आपको पहाड़ा नहीं याद है तो आप कुछ इस प्रकार से उस पहाड़े को लिख सकते हैं। 27 × 1 बराबर 27, 27 × 2 बराबर 54। इस प्रकार से करते हुए दोस्तों हम 27 × 10 तक कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। आपका 270 आ जाएगा दोस्तों।
इस प्रकार से हम लिख लेंगे तो हमें आसानी होगी और आपका 1 से 1.5 मिनट समय लग सकता है। और कोई सवाल होता है कि आपका 1 मिनट से पहले ही लग जाता है, 30 सेकंड से पहले लग जाता है, तो उस समय को या मेंटेन कर लेता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको किसी किसी सवाल पे अगर आपको नंबर लेना है तो समय देना पड़ेगा। इस प्रकार से जब लिख लेते हैं तो बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम भाग दे के दिखाते हैं। आपका 27वां होता है दोस्तों 243। आप देख सकते हैं कि 8 में से 3 गया 5, 1 दोनों कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 7। अब आपका जाएगा 27 दूना 54, 7 में से 4 गया 3, ये कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 9। अब आपका हो जाएगा 27 एकम 27, 9 में से 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, ये 12 शेषफल आ गया दोस्तों। इसी प्रकार ठीक आगे दिया है 36, 78, 42, 36, 78, 42 को 23 से भाग देना है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ 23 एकम 23। इसी प्रकार 23 का भी लिख सकते हैं दोस्तों। 1 से 10 तक की संख्याओं का गुणा करेंगे, बहुत सिंपली सा गुणा हो जाता है, उसमें कोई समय नहीं लगता है उतना, और आपका पहाड़ा भी तैयार हो जाता है दोस्तों। उस पहाड़े के अनुसार हम सवाल को कहीं गलती नहीं करते हैं। इस प्रकार सोचेंगे कि 23 का 7 से गुणा करें कि 6 से गुणा करें, किस प्रकार आए कि 8 से गुणा करें, तो आपको और सवाल में समय लग सकता है दोस्तों। ठीक है, उस प्रकार से कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए 23 का देखते हैं। आपका 23 एकम 23 बचा 3, 1 ऊपर से है 7। आपका 23 पाँचे होता है 115, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 1 कट गया, ऊपर से है 8। आपका जाएगा 9 बार, 23 9 207, बचा 1, ये हो गया 2, 1 कट गया, ऊपर से आया दोस्तों आपका 4। अब आपका फिर 9 बार जाएगा 207। आप देख सकते हैं 14 में से 7 गया 7, ये दोनों कट गया दोस्तों, ऊपर से आया 2 और आपका जाएगा 3 बार दोस्तों 23 तिया 69। अब आप देख सकते हैं कि 12 में से 9 गया 3, ये कट गया दोस्तों, इसका शेषफल आ गया 3। ये भागफल में है दोस्तों 1 5 9 9 3, इसको ध्यान रखिएगा, मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा था दोस्तों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका शेषफल 12 और इसका शेषफल 3 आ गया दोस्तों। तो अब कह रहा है दोनों को भाग देने पर आने वाले शेषफलों का योग। तो आप देख सकते हैं कि 12 + 3 = 15 होता है, और उसको भी 4 से विभाजित करना है दोस्तों। फिर जो शेषफल आएगा तो आप देख सकते हैं कि 4 तिहाई 12, शेषफल बचा 3 और आपका आंसर हो गया दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है 2 संख्याओं को गुणा करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी। दोस्तों इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और इस प्रश्न में ही इसका उत्तर है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है 2 संख्या हैं जिनको गुणा करने पर उनके दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य हो। एक संख्या के दाईं ओर दोस्तों 2 शून्य की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं 500, 5 के दाईं तरफ 2 शून्य हो गए, तो दूसरी संख्या के दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी होगी। अगर इधर हम संख्या मान लेते हैं दोस्तों 20, दूसरी संख्या जिसपे 1 0 है, तो हम देख सकते हैं कि 5 दूना के 10 और ये
3 जीरो 10,000 हो गया दोस्तों। और देख सकते हैं कि एक के दाएं तरफ 4 शून्य भी आ गए। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में देख सकते हैं कि अधिकतम की बात किया है, अधिकतम 1, अधिकतम 2, केवल 1, केवल 2। अब इसी संख्या को दोस्तों अगर हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार 500, ये तो फिक्स है दोस्तों कि एक संख्या के दाएं तरफ 2 शून्य होना चाहिए, तो 500 के दाएं तरफ हमने 2 शून्य ले रखा है। उसके बाद अगर यहाँ हम 100 से गुणा करते हैं तो देख सकते हैं कि 5 एकम 5 और 4 जीरो। आप देख सकते हैं कि 5 के दाएं तरफ 4 जीरो, तो यहाँ कंडीशन बन रहा है दोस्तों कि 1 जीरो होने पर भी 4 शून्य दाएं तरफ आ सकते हैं और 2 शून्य होने पर भी 4 शून्य दाएं तरफ आ सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन अगर हम 3 शून्य लेते हैं दोस्तों, तो किसी भी हाल में, अब तीसरा कंडीशन अगर हम 3 जीरो लेते हैं तो हमारा आता है 5 पर 5 जीरो। और आप देख सकते हैं कि 5 की बात नहीं कर रहा है, यह बात कर रहा है बस 4 शून्य की। तो हम इस आधार पे कह सकते हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक 2 शून्य और लेने पर हमारी किसी भी संख्या के दाएं तरफ 4 शून्य आ सकते हैं, और कम से कम 1 जीरो लेने पर हमारे संख्या के दाएं तरफ 4 शून्य आ सकते हैं। तो अधिकतम 2 शून्य ले सकते हैं दोस्तों और न्यूनतम 1 शून्य, और यहाँ होगा अधिकतम 2 शून्य आंसर। अब देख सकते हैं आंसर नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है पटना के एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक में कितने चक्कर लगाने होंगे। दोस्तों कह रहा है एक स्टेडियम में, उसमें एक ट्रैक है, कुछ इस प्रकार से ट्रैक होता है और इसके चारों तरफ आपको दौड़ना होता है दोस्तों। तो चारों तरफ की दूरी, यहाँ से अगर दौड़ेंगे और दौड़ते दौड़ते यहाँ तक जाएंगे तो ये एक चक्कर होगा, और इस एक चक्कर की दूरी 800 मीटर दिया है दोस्तों। और कह रहा है दोस्तों ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं। 20 किलोमीटर, तो हम देख सकते हैं कि एक चक्कर लगाने में उसको 800 मीटर दौड़ना पड़ता है। तो कितना चक्कर लगाएगा कि 20 किलोमीटर दौड़ेगा। तो 20 किलोमीटर है और यहाँ मीटर है, तो पहले 20 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं दोस्तों। तो 20 गुणे 1000 करेंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 और 4 शून्य। अब आप देख सकते हैं कि 20,000 मीटर आ गया, और कह रहा है कि एक चक्कर में 800 मीटर लगते हैं। तो कितने चक्कर में 20,000 मीटर लगेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 20,000 में 800 मीटर का भाग दे देंगे तो आप देख सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और आपका होता है 25 60 200। जब भाग देंगे तो 25 आएगा आंसर दोस्तों 200 में 8 का, और यही हमारा आंसर होता है। इतना चक्कर लगाएंगे तो हमारा 20 किलोमीटर मैराथन पूरा होगा। तो ऑप्शन नंबर दे सकते हैं 4। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। दोस्तों ये कह रहा है एक आयत
प्रश्नों को ध्यान से देखना है दोस्तों। एक आयत जो वर्ग नहीं है, तो आप देख सकते हैं हमने एक आयत बनाया और यह वर्ग नहीं है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये आयत हो गया दोस्तों। करा में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होती है। रैखिक का मतलब कितनी रेखा बना सकते हैं, और घुमावदार सममिति का मतलब होता है दोस्तों किस आयत को कितनी प्रकार से हम मोड़ सकते हैं कि यह एक दूसरे को ढक ले। तो आइए देखते हैं। अगर हम इसके बीचों बीच से एक रेखा खींचते हैं लंबाई की तरफ से, लंबाई को दो भागों में करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको भाग एक मान ले, इसको दो, तो एक को जब मोड़ेंगे दो के ऊपर तो ये पूरी तरह से ढक जाएगा दोस्तों। तो एक बार हुआ। अगर ठीक इसी प्रकार हम लेते हैं इधर से, चौड़ाई को दो भागों में करते हैं, तो इधर से जब इस पर मोड़ेंगे तो ये भी एक तरफ से पूरा ढक जाएगा। और ये दो ही स्थिति है, दो रेखाएं ही है जो ये पूरे को ढक सकती हैं। तो हमारा आंसर होगा 2। और यदि वर्ग लेते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वर्ग को हम चार प्रकार से इस तरह मोड़ सकते हैं कि वह एक दूसरे को ढक ले। आप देख सकते हैं एक विकर्ण खींचेंगे तो एक तरफ से मुड़ेगा, फिर एक दूसरे भी विकर्ण से हो जाएगा, फिर इस भुजा को आयत की तरह आधे भाग में करने पर जो क्षैतिज है, फिर एक लंबवत कर देंगे। इस प्रकार से वर्ग में चार प्रकार की रैखिक और घुमावदार सममिति होती है दोस्तों, और आयत में दो होती है। तो हमारा आयत पूछा है, आयत का हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग किया जा सकता है कि दो कोण समान है या नहीं। दोस्तों कह रहा है कि कौन सा ऐसा यंत्र या गतिविधि है जो यह मापने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान है कि नहीं। तो आइए देखते हैं आंसर को दोस्तों। पहला ऑप्शन है दोस्तों, एक आयताकार पट्टी जो किनारे से एक अस्थायी आयत से जुड़ी है, जिसको हिलाया डुलाया जा सकता है। ये सही है दोस्तों, इससे मापा जा सकता है। और प्रश्न में कहा है कौन सा उपयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे इसका हम चित्र बना के दिखा दे रहे हैं दोस्तों। ये हमारा आयत हो गया दोस्तों, और एक आयताकार पट्टी हम एक किनारे पे ले लेते हैं ये, और इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। यहाँ से जुड़ी है दोस्तों, इसको हम हिला डुला सकते हैं, मतलब कि इधर ला सकते हैं और ऊपर ले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जो छोटी पट्टी के ये कोण जो होंगे, वो बड़ी पट्टी का भी कोण मापने में सहायता करता है और बता सकता है कि सेम है कि नहीं है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन हमारा सही होता है। दूसरे ऑप्शन को देख लेते हैं। चाँद कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों। और इसमें यहाँ से यहाँ तक कोणों का माप दिया रहता है। तो आप सभी प्राइमरी स्तर से इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों कि चार्ट की सहायता से हम, अगर चार्ट में 60 अंश दिया है तो हम दूसरी जगह एकदम सेम 60 अंश खींच सकते हैं दोस्तों इस चार्ट की सहायता से। तो प्रश्न यही कह रहा है कि उपयोग नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान है, इससे किया जा सकता है दोस्तों। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला ऑप्शन है दोस्तों रेखनी। बस रेखनी का मतलब एक रेखा होता है, तो इस रेखा से हम यह नाप नहीं सकते दोस्तों। इस रेखा में कोई कोण ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम इसके समान कोण कहाँ से माप सकते हैं। तो हमारा यह आंसर गलत होता है और गलत ही पूछ रहा है दोस्तों। तो हमारा आंसर नंबर 3 सही होगा। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं दोस्तों। चौथा ऑप्शन दोस्तों, एक त्रिज्यखंड
का कट आउट जो दूसरे को अतिछादित करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि त्रिज्यखंड कुछ इस प्रकार से होता है, और अगर यह कोण 60 अंश का है तो हम इसी के अनुसार दूसरा कोण 60 अंश का माप सकते हैं, इसको रख के वहाँ। तो हमारा ये भी ऑप्शन सही होता है। पूछा है गलत, तो हमारा एक रेखा है, एक रेखा से हम उसके समान कोण को नहीं माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है करुणा ने 4 भूमि खंडों को भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी और भूमि डी का परीक्षण किया, जिनका क्षेत्रफल क्रमशः इस प्रकार है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए दोस्तों? सिंपल सा दिया है दोस्तों। भूमि ए दिया है 20 गुणे 30 बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों। ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है 20 गुणे 30, तो 2 तिहाई 600 हो जाएगा दोस्तों। अब बी की बात कर रहा है 23 गुणे 27, 621। इसके बाद भूमि सी का है 24 गुणे 26, इसका हो जाएगा 624। इसके बाद भूमि डी है दोस्तों 25 गुणे 25, इसका आता है आपका 625। तो कह रहा है दोस्तों उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए दोस्तों? तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसी की सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी दोस्तों, और सबसे ज़्यादा ज़मीन होगी तो उसी ज़मीन में हम सबसे ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही होता है, यहाँ सबसे ज़्यादा 625। ठीक है दोस्तों, तो भूमि हमारा डी सही होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर की प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंच जाएगा दोस्तों? सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है वह 100 मीटर प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 100 मीटर चलता है दोस्तों, और टोटल दूरी है 5 किलोमीटर, और 1 मिनट में चलता है 100 मीटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ मीटर की बात कर रहा है 100 मीटर, तो इसको भी मीटर में बदलना होगा दोस्तों। 5 गुणे 1000 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000 मीटर। अब देख लेते हैं दोस्तों कि 1 मिनट में 100 मीटर तय करता है, तो 5000 मीटर में 100 मीटर का जब भाग देंगे तो हमारा मिनटों की संख्या आ जाएगी दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, आया 50। मिनट, और वह सुबह चलना शुरू करता है 7:45। 7:45 में 50 मिनट जोड़ेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 7:95, मतलब कि 7:95 आ रहा है दोस्तों। तो 95 मिनट नहीं होता है, इसमें से 60 मिनट लेके हम 1 घंटा बना लेंगे और 1 घंटा को इसमें जोड़ देते हैं दोस्तों। तो हमारा आ जाएगा 8:35 सुबह। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं आप 8:35, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, -2 + 4 -6 + 8
-10 + 12 डॉट डॉट +100 तक जोड़ना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम -2 + 4 करते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है +2। फिर -6 + 8 करते हैं दोस्तों तो हमारा आ जाता है +2। फिर -10 + 12 करते हैं तो हमारा आ जाता है +2। आप देख सकते हैं दोस्तों कि दो संख्याओं को हल करने पर हमारा +2 + 2 आ रहा है। इस प्रकार 100 संख्याएं को हल करेंगे तो टोटल 50 2 आएगा। तो 50 बार 2 आएगा दोस्तों, तो 50 बार 2 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना के 10, 100 आएगा दोस्तों। हमारा आंसर होगा आंसर नंबर 2, 100। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है मीता केवल 2 रुपए के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया। उस राशि को बदलकर 2 रुपए के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट मिले, 20 रुपए के 3 नोट मिले, 10 रुपए के 10 नोट मिले, 5 रुपए के 50 सिक्के, 1 रुपए के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि को बदलने में उसे कितने 2 रुपए के सिक्के मिले दोस्तों। सिंपल सा है, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे वैसे आप संख्याओं को गिनते जाइए दोस्तों। आइए देखते हैं। कह रहा है गुल्लक खोलने पर उसे 100 रुपए के 2 नोट मिले दोस्तों। तो 100 रुपए का 2 नोट मिलेगा तो हमारा टोटल राशि हो जाएगी 200। फिर कह रहा है दोस्तों कि 20 रुपए के 3 नोट मिले। जब 20 रुपए के 3 नोट मिलेंगे दोस्तों तो हमारा 20 टाइम 60 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है 10 रुपए के 10 नोट मिले। तो 10 रुपए के 10 नोट मिलेंगे दोस्तों, तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, टोटल 100 रुपया हो जाएगा। 5 रुपए के 50 सिक्के मिले दोस्तों। तो 5 रुपए के 50 सिक्के मिले तो आपका 250 रुपये हो जाता है। इसके बाद कह रहा है 1 रुपए के 77 सिक्के। तो 1 रुपए के 77 सिक्के का मतलब कि 77 रुपये ही होगा दोस्तों। इसके बाद कह रहा है 50 पैसे के 98 सिक्के मिले दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि 2 50 पैसे रहेंगे तो टोटल होता है 1 रुपये। तो 98 का 2 भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 49 रुपये। और इन सभी को जोड़ देंगे दोस्तों 260 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपये, 77 रुपये और 49 रुपये। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं 9 7 16 को 6 हासिल 1, 6 5 11 7 18 4 22 1 23 हासिल 2, 2 2 4 1 5 2 7 दोस्तों 736 रुपये आ गया। और यहाँ बात करा केवल 2 रुपए के सिक्के होने चाहिए। तो इसमें जब 2 का भाग देंगे तो हमारे 2 रुपए के सिक्के बदल जाएंगे और 2 का भाग देंगे दोस्तों तो हमारा आएगा 368। 2 के सिक्के टोटल होंगे 368 दोस्तों। और ऑप्शन हमारा सही होता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। इसी के साथ इस सीरीज के प्रश्न खत्म होते हैं। अब मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।